हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और वो मॉडल सेट जो है आप लोगों को जो 2022 में पूछा जाएगा वही ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के लिए 2022 के लिए मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। जो दोस्तों 2022 में मैं ये जो अपना से मॉडल सेट लाया हूँ उससे 100% आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव टच करेगा यदि आप लोग पूरा देखते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्टिव के एक एक पॉइंट पर मैं पूरा क्लियर करके चलूँगा, जिससे आप लोग ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव ना समझ करके समझिए कि यह हमारा व्यवहारिक गुण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप लोग दोस्तों आप अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और व्हाट्सएप का लिंक नीचे 10th का दिया हुआ है उसे ज्वाइन कर लेंगे, और टेलीग्राम को तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करेंगे क्योंकि वहाँ पर PDF प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये साइंस का है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आ चुका है। ये सेम टू सेम मॉडल पेपर है हमारे प्यारे साथियों, और यही सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाता है। कह रहा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जनित्र यानी कि जनरेटर जो ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत धारा से जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अब मोटर क्या चीज़ से क्या चीज़ बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। ठीक है, आगे की ओर 2 नंबर में अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जो अपना भोजन जो है किसके द्वारा ग्रहण करता है या पकड़ता है, बात एक ही हुआ। ये भी जितना मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ वो हर एक साल पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव ही है, एक भी बिना पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कूटपाद द्वारा, तो कैसे याद रखेगा, अमीबा अपना भोजन कूटपाद, कौन पाद, कूटपाद। हम जैसे बोलेंगे वैसे आप लोग को बोलना पड़ेगा। कौन पाद, कूटपाद। बोलिए अमीबा अपना भोजन क्या चीज़ से बनाता है। तो कूटपाद, कौन पाद, कूटपाद। एकदम चल आपको याद हो गया होगा, हमको आशा है। चलिए एकदम हम याद करा देंगे लगले। 3 नंबर में पुष्प का नर प्रजनन अंग है। पुष्प का नर प्रजनन अंग है तो पुंकेसर है। क्या है हमरे प्यारे लाल, पुंकेसर है। क्या है हमरे सुंदर लाल, पुंकेसर है। तो पुष्प का नर मतलब पुरुष वाला कौन होता है। तो पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर में हमरे प्यारे लाल आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या है, जो मोसले साहब दिए हैं। कौन दिए हैं, मोसले साहब। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है, तो मोसले साहब। कौन साहब, तो मोसले साहब। परमाणु संख्या पर, क्या चीज़ पर, परमाणु संख्या पर। कहा कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया, तो मेंडलीव। कौन, तो मेंडलीव। कौन किया है, मेंडलीव। कौन किया है, तो मेंडलीव। और मेंडलीव साहब। और पुरानका आवर्त सारणी जो है या मेंडलीव का आवर्त सारणी मतलब उसका जो है वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान। क्या है, परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडलीव के अनुसार परमाणु द्रव्यमान, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मोसले के अनुसार परमाणु संख्या है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा क्लियर करके पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि पूरा क्लियर करके पढ़िएगा तब तो मजा आएगा, परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, अपेंडिक्स। तो हमारे प्यारे साथियों एवं प्यारे चेला सभी को मैं कहना चाहता हूँ, एवं प्यारी चेली आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि एक अवशेषी अंग यानी कि अपेंडिक्स पाया जाता है जो बेकार पदार्थ होता है। अवशेषी मतलब बेकार। रीढ़ हम लोगों के लिए कामयाब होता है, नाक कामयाब होता है, अंगूठा भी कामयाब होता है, लेकिन अपेंडिक्स जो है अवशेषी मतलब बेकार पदार्थ हुआ, मतलब कोई उपयोग में नहीं आता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स हो जाएगा, जिससे आदमी की अंततः मृत्यु भी हो सकती है। 6 नंबर में क्या कर रहा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। क्यों होता है, सो पूछ रहा है। तो खाद्य पदार्थ जैसे में हम लोग खाते हैं कोई चीज़, तो उसका डिब्बा पर जो है आप लोग देखते होंगे क्या ऐसे डिब्बा का कवर रहता है। मान लीजिए कि ये च्यवनप्राश हो गया, च्यवनप्राश का ये डिब्बा हो गया, तो इस पर जो है ऐसे च्यवनप्राश भरा रहता है, ऊपर से ऐसे पैकिंग किया हुआ रहता है। ठीक है,
तो उस पर जिंक के बदला में टीन क्यों लगाया हुआ होता है, सो पूछ रहा है। तो टीन इसलिए लगाया हुआ होता है मेरे प्यारे लाल कि टीन की अपेक्षा जिंक की अभिक्रियाशील अधिक है। ठीक है, टीन जो है अभिक्रिया ज़्यादा नहीं करता है, इसलिए टीन का उपयोग किया जाता है। और जिंक जो है तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील होता है उसका जो है भोज्य पदार्थ में उपयोग करना बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए जिंक जो अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए इसको उपयोग में नहीं लाया जाता है जिंक को, और टीन कम अभिक्रियाशील है इसलिए टीन का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर में हमारे प्यारे साथियों देखिए, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो हमारे प्यारे चला यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोग नए हो तो इसे पूरा देखें, क्योंकि हमारे प्यारे साथियों लास्ट तक देखते हैं तो 20 नंबर एकदम पक्का अभी ही कर लीजिए, अभी ही आप लोग पक्का कर लीजिए 20 नंबर। ठीक है, और वृषण किस में पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि वृषण पुरुष में पाया जाता है। हाँ चलिए आप लोगों को मैं आगे बढ़ता हूँ, अब चलते हैं 8 नंबर में। ठीक है, 8 नंबर में क्या कर रहा है हमारे प्यारे साथियों एवं प्यारे चेला सा, 8 नंबर में करें, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है। तो रक्त लाल जो होता है हमारे प्यारे साथी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो लोहा, क्या पाया जाता है, लोहा। तो हमारे प्यारे चेला आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए, और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा। ठीक है, आगे की ओर 9 नंबर में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता मैं ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, डायरेक्ट याद रखिएगा, HONC 1 2 3 4। तो हमारे प्यारे चला जी से हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन हॉन्क याद रखिए। ठीक है, हॉन्क याद रखने का, क्या याद रखने का, हॉन्क। अब ये संयोजकता हो गया सामने सामने। आप ही लोग बताइए कार्बन की संयोजकता कितना, तो 4। ऑप्शन नंबर ए। वाह वाह, अरे हमारे प्यारे लाल सुंदर और सुंदरी लाल, गजब कर दिए, गजब कर दिए। आप लोग इसी बात पर 2-2 शेयर कर देंगे। सभी को मैं कहता हूँ आप लोग ऐसा ही ट्रिक देखते रहिए। हॉन्क HONC हॉन्क 1 2 3 4। बस हमारे प्यारे चला, हाइड्रोजन के पूछेगा तो 1 गो, ऑक्सीजन के 2 गो, नाइट्रोजन के 3 गो, और कार्बन के 4 गो। वाह वाह, अरे हमारे प्यारे लाल। 10 में देखिए, सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं हमारे प्यारे लाल, तो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। वाह वाह, क्या बात है हमारे प्यारे लाल, हम झुंगरू लाल से गर्दा कर दिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा का उपयोग किए थे, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहेंगे। तो कौन सा, आम, गुलाब, मटर, बैगन। तो हमारे प्यारे चला जी सब मटर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, मटर इज एकदम ढकर। वाह वाह, क्या बात है, मटर इज करेक्ट आंसर। तो चलिए सभी लोग एकदम गर्दा कैले हमारे प्यारे लाल। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो माइनस के मतलब अवतल लेंस होता है, क्या होता है, अवतल। क्या होता है, अवतल। ठीक है, और प्लस के मतलब होता है उत्तल। तो यहाँ पर माइनस में है, तो आप लोग जानते ही हैं हमारे प्यारे चला, P बराबर क्या होता है, A1/F, 100/F। तो F यानी कि इसका D का मान दे दिया है, तो D का मान दे दिया है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, -2, ऐसे एकरा काट दीजिए, तो 50 बार में। ठीक है, 50 बार में। अब इसको क्रॉस कीजिएगा तो इसको पलटना पड़ेगा, तो पलटने के लिए कीजिएगा तो 0.0, ठीक है, 0.05, और वो भी माइनस में होगा। 1 मिनट, 0.5 और माइनस में होगा, क्या चीज़ में होगा, तो माइनस में। ठीक है, हाँ माइनस में होगा हमारे प्यारे लाल, माइनस में। क्या चीज़ में, तो माइनस में। तो चलिए हमारे सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर है 12 का एकदम राइट आंसर, -0.5 मीटर। चलिए 5 मीटर में हो जाएगा। हाँ चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सौर सेल में उपयोग होता है कौन सा, सिलिकॉन, प्लास्टिक, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो हमारे प्यारे चला, सौर सेल में सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सौर सेल में सिलिकॉन और जर्मेनियम। कहिए कैसे सर जी, तो हम बताते हैं। सौर सेल में सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक प्रकार का अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक है। ठीक है, इसलिए
चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। तो 14 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम करने मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम कह रहा है हमारे प्यारे साथियों, कम से कम। तो कम से कम हमारे प्यारे साथियों 150 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कितना, 150 नहीं, 150 नहीं, पवन विद्युत में कम से कम इसका होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, हमारे अंदाज से 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही होना चाहिए 100%। मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर की रफ्तार से भागेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर। तो 15 नंबर में आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है। तो आवर्धन एक जो है बीमाहीन राशि है, तो इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। दो वस्तुओं के अनुपात, समान वस्तुओं के अनुपात के इकाई कभी भी नहीं होगा। प्रतिरोध का सूत्र होता है, क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, यानी कि V/I वाला जो हो जाएगा करेक्ट, यानी कि V/I ऑप्शन नंबर सी। ये ओम का नियम है। V बराबर IR क्या है, तो ओम का नियम है। V हो गया विभवांतर या विभव, I हो गया विद्युत धारा, R हो गया प्रतिरोध, उत्पन्न प्रतिरोध। तो चलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर कह रहा है कि अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन होता है तो किससे होता है। तो हमारे प्यारे चला जी साहब, फेलोपियन नलिका में कहाँ होता है, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, तो फेलोपियन नलिका में। हमारे साथ सुर ताल में एकदम बोलिए, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ होता है, तो फेलोपियन नलिका में होता है। चलिए 18 में कह देते हैं, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पीछे देखने के लिए आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण हमारे प्यारे लाल, उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं साइड मिरर। क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं। और हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का। ठीक है, और एक और आप लोग बात जान लीजिए, हम जो कहने जा रहे हैं प्यारे लाल कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है, तो अनंत। चलिए एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को। विद्युत फ्यूज आधारित है तो चुंबकीय या विद्युतीय धारा के ऊष्मीय प्रभाव, तब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है। ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, एकदम करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है। ठीक है, विद्युत फ्यूज। आगे की ओर 20 में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, ठीक है, किसने किया, फटाफट फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर, ऑब्जेक्टिव नंबर 21। तो 21 में देखिए क्या कह रहा है सो, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन। कौन सा, थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलती है, थायरॉक्सिन। चलिए 22 नंबर में, जंगरोधी स्टील क्या है। जंगरोधी स्टील क्या है, तो मिश्र धातु है। ठीक है, जंगरोधी स्टील क्या है, तो मिश्र धातु है। तो हमारे प्यारे चेला आप लोग जानते हैं कि जब भी जंगरोधी स्टील, मतलब नामे से पता चला है कि मिश्र धातु है। ठीक है, धातु कभी भी जंगरोधी नहीं हो सकता है। ठीक है, जंगरोधी स्टील ये सब होता है। ठीक है, मिश्र धातु है वो। अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, तो यही स्नेल का नियम है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण की जाया आपस में क्या होता है दोस्तों, वाह वाह वाह। आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। हाँ चलिए एकदम करेक्ट। तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर इज राइट आंसर। तो 23 का करेक्ट आंसर ए हो गया। आप 24 में हम लोग चलते हैं। वसा का पाचन करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। तो हमारे प्यारे चेला लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज करता है। वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है। कौन, लाइपेज, वसा लाइपेज। चलिए 25 में, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो हमारे प्यारे चेला ध्यान से देखिएगा, फरफराहा,
कल्ला, बरा, BR से बरा, I से आई, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो वर्ग में सबसे ऊपर है से सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व होता है, यानी कि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व है, यानी कि फ्लोरीन इज राइट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फ्लोरीन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या है ऑप्शन। ये जो है थोड़ा सा ऐसे करके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। कह रहा है ब्यूटेन, ब्यूट के मतलब होता है 4 कार्बन, कितने होता है 4, C4 होना चाहिए। तो C4 कार्बन के लिए हमें क्या करना होगा, तो C4 कार्बन के लिए देखिए इसमें 4 गो कार्बन इसमें है 4 गो कार्बन, ठीक है, और इसमें है 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो ये 2 तो होगा ही नहीं। और यहाँ पर कह रहा है कि सामान्य, सामान्य मतलब होता है सीधा, सामान्य मतलब होता है सीधा, तो सीधा इज राइट आंसर। चलिए एकदम आप लोग समझ गए होंगे, एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बस मात्र 14 का ऑब्जेक्टिव और बच गया है। कह रहा है आगे 27 में कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चल कहो न संगमरमर के, ये हमारा प्यारा लाल, तो संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र है। चलिए 28 में, और यही चौक यानी कि खल्ली का भी सूत्र वही है, चौक का खल्ली का सूत्र यही होता है, ठीक है। चलिए 28 में, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है, और एल्युमिनियम का ही अयस्क बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। और तांबा का होता है कॉपर पैराइट्स, कॉपर ग्लास, ठीक है, क्यूपराइट तांबा का होता है। लोहा का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट्स, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है मैग्नेसाइट, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, डोलोमाइट। आगे की ओर हमारे प्यारे चेला सब देखते रहेंगे, और आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करते रहेंगे। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त, तो 7वां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है, ठीक है, 7वां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं भरा है। 30 नंबर में कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एकमात्र अधातु कौन है, कमरे के ताप पर एक द्रव अवस्था में रहने वाला एक मतलब रहने वाली एकमात्र अधातु कौन है, तो अधातु का है तो ब्रोमीन, BR होता है अधातु, जिसका परमाणु संख्या 35 होता है, ठीक है, परमाणु संख्या 35 होता है। आप कहिए कि सर जी आपको कैसे याद है, तो चला हमसे तो सर जी ना है, हमारे सके तो हमेशा याद रहेगा पूरा एकदम। तो ध्यान दीजिए कि ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है, जो कमरे के ताप पर यानी कि गर्मी के दिनों में, कमरे के ताप पर यानी कि गर्मी के दिनों में मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। और जब कहेगा कि कमरे के ताप पर कौन सा धातु, अधातु के जगह पर धातु कहेगा तो धातु कहेगा तो पारा यानी कि मरकरी Hg, जिसका परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं कि क्या होता है 79 80। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 79 होता है या 80, जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को ऑप्शन दे दिया 79 या 80। चलिए पारा, चलिए तो पारा होता है वो धातु का है तो पारा, और अधातु का है तो ब्रोमीन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे कह रहा है केमिस्ट्री से आगे ऑब्जेक्टिव, अब कह रहा है केमिस्ट्री में क्या मतलब सूत्र वाला है, कह रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो चला एगो हटा के एगो सटा के है तो विस्थापन अभिक्रिया। ए में से देखिए एकरा में से एगो ए में सट गया है, ठीक है, आ एकरा में से एगो हट गया है, तो यानी कि इधर लोहा अकेले था तो इधर कॉपर अकेले, यानी कि एगो हटा है एगो सट्टा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगर 2 गो हटा के या 2 गो सटा के होता तो 2 विस्थापन, अगर सब के सब जुड़ जाता है एक के जोड़े तो संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग देखना होगा तो देख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया एक मैं डाल चुका हूँ, अब जो है मैं विस्थापन अभिक्रिया डालूंगा, उसका 2 विस्थापन, उसके बाद आप लोगों को विलोपन ऐसे डालूंगा। तो चलिए एक संयोजन अभिक्रिया डाल चुका हूँ। किसी जीव की जीनी, ठीक है, जीनी संरचना क्या कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना, जीनी मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जीनी मतलब क्या होता है, तो दोस्तों जीनोटाइप क्या कहलाता है, जीनोटाइप, किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। 32 में के बाद 33 में क्या करा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है कि मधुमेह रोग की स्कर्विक रोग की एड्स। तो दोस्तों ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को मैं छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, कि नीचे जो है अभी लाइव चैट दिया हुआ होगा, बाद में आप लोगों को कमेंट बॉक्स नीचे जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए 34 में अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो बॉन्ड OH होता है, ठीक है। अब बॉन्ड O ये जो है ईथर होता है और ये कार्बोक्सिलिक होता है, ये कोई ग्रुप नहीं है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अल्कोहल का होता है बॉन्ड OH, ओह मतलब अल्कोहल,
35 नंबर में क्या करा है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, जब दो न्यूरॉन संपर्क में आएगा तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, तो सिनेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सिनेप्स। जब दो न्यूरॉन एकदम संपर्क में आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिनेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे चला, सिनेप्स कहेंगे। चलिए 35 के बाद हम लोग आ जाते हैं 36 में। 36 में क्या कह रहा है, 36 में कह रहा है दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। चलिए 36 में उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो यानी कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रख दिया गया है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आप लोग को हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक, उत्तल वाला होगा। तो चलिए 37 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे साथियों, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं, हमारे प्यारे चला, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो द्वार कोशिकाएं। हाँ, एस्टोमेटा के खुलने या बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं कहते हैं कि द्वारे ना खुलेगा या बंद होगा। एकदम चला सबके खोपड़िया में बैठ गया, वाह वाह क्या बात है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है हमारे प्यारे लाल, क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम होता है इथेनोइक अम्ल की मेथेनोइक, तो मेथेनोइक। इसका सूत्र हम लिख देते हैं, आप लोग को पता नहीं होगा, HCOOH। अगर इस COOH मतलब कार्बोक्सिलिक होता है, H लग गया तो फॉर्मिक, एसिटिक कहेगा तो इधर CH3 लगा देना है OH में, COOH में CH3 इधर लगा दीजिए तो एसिटिक हो जाएगा, H लगा दीजिए तो फॉर्मिक हो जाएगा। समझे कि नहीं हमारे प्यारे लाल, बाबा ये चींटी के डंक में पाया जाता है, ये सिरका में पाया जाता है। ऊपर का है जो फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में, और ये जो है सिरका में पाया जाता है। वाह वाह, पता नहीं जी कौन सा नशा करत हो। अरे हम चला सर, हमको पता चल गया है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा इज राइट आंसर। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है हमारे प्यारे चला, तो 3 × 10 के पावर, ठीक है 3.6 × 10 के पावर 6, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना हमारे प्यारे चला, किलोवाट घंटा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, जूल। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 40 में। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, तो चलिए ये भी आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ। हाइड्रोजन है कि नाइट्रोजन है कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी पूछा जाता है। मीथेन गैस का होता है, ये मार्स गैस भी इसको कहा जाता है, बायोगैस भी। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये दोनों में से कौन होगा, C और D में से। चलिए तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो हमारे प्यारे लाल साहब, तो आप लोग एक लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना जोड़े, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इतना पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन 6 बजे। गुड मॉर्निंग रोज प्रतिदिन।